नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नई वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि आज जो खबरें हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं उनमें ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी छाए हुए हैं। आपको ये भी बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन आप ये कहेंगे कि राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात क्यों हुई है, ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन जहाँ तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, दिल्ली इसलिए गए हैं ताकि वहाँ सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करें और यहाँ रियासत में जो यानी वजारत या मजलिस वज़रा में तोसी का मामला है उस बारे में वो तबादले ख्याल करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो नॉमिनेटेड पोस्ट है, नामजद जो ओहदे हैं, उन पर भर्तियों के बारे में भी वो तबादले ख्याल करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि हमारी रियासत में बहुत बड़ी सियासी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह कल संजय कुमार जो जगतियाल के बीआरएस रुकन असेंबली थे, उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह अब तक 5 बीआरएस अरकान असेंबली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और एक तरफ ऐसा लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर बीआरएस अपने यानी भाव दिखा रही है और ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हो जाएगी। हाई कोर्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी मुकदमात होने वाली है एंटी डिफेक्शन लॉ से मुतालिक, यानी बीआरएस की जो अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हुए उन्हें नाअहल करार देने से मुतालिक। लेकिन जहाँ तक नॉमिनेटेड पोस्ट का सवाल है और काबीना में तोसी का सवाल है, इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि ज़रूर अक़लियती नुमाइंदे को शामिल किया जाएगा। बहरहाल जहाँ तक सियासी तब्दीलियों का सवाल है रियासत की, अब हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि संजय कुमार जो आप देखेंगे कि जगतियाल की नुमाइंदगी करते हैं बीआरएस की, वो शामिल हुए हैं कांग्रेस में। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर खुद कांग्रेस से लेकर बीआरएस तमाम के तमाम जो लीडर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? देखिए, इसका मोहम्मद अली शब्बीर ने अच्छा जवाब दिया है बीआरएस को। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के 2 मरतबा अरकान असेंबली को 2 मियादों में भी केसीआर ने पार्टी में शामिल कर लिया था। एक मरतबा 12 अरकान असेंबली को शामिल कर लेगा, एक मरतबा 10 से ज़्यादा अरकान असेंबली को शामिल कर लिया है। तब उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ याद नहीं आया या इसको गैर अखलाकी हरकत करार नहीं दिए। ये शब्बीर अली ने कहा है, क्योंकि शब्बीर अली कौंसिल में अपोजिशन लीडर थे। एमएलसीज को बीआरएस में शामिल करते हुए कांग्रेस के उन्हें वो ओहदे से हटाया गया। इसी तरह भट्टी विक्रमार्क अब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो असेंबली में अपोजिशन लीडर थे। 10 से 12 अरकान असेंबली को बीआरएस में शामिल करते हुए कांग्रेस के उन्हें उस ओहदे से हटाया गया। तो मैं समझता हूँ कि तारीख दोहराती है। जो बड़े लोग कहते हैं कि तारीख दोहराती है, वही तारीख दोहराई जा रही है। जब केसीआर को बुरा नहीं लगा, बल्कि जब केसीआर के अलावा उनके फर्जन केटीआर और बीआरएस के जो वज़ीर उस वक्त के वज़ीरा थे वो ये कह रहे थे कि हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और जो अरकान असेंबली पार्टी में बीआरएस में शामिल हो रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम हमारे हल्के की डेवलपमेंट के लिए शामिल हो रहे हैं। और वही आज बीआरएस के अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो रहे तो एतराज़ किया जा रहा है। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक नई वजाहत ने बताया कि केसीआर ने जो बोया था वही काट रहे हैं, ये तो उसूल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये कहा जा रहा है कि रियासती काबीना में तोसी से कबल आप देखेंगे कि कम अज़ कम 10 से 12 जो अरकान असेंबली है बीआरएस के वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इस तरह की इतलात भी आई हैं। खुद दीना के अंदर जो हैं खैरताबाद की नुमाइंदगी करते हैं और उन्होंने आपने देखा कि बीआरएस टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, फिर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और फिर कुछ दिन कबल आपने देखा कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जो साबिक स्पीकर हैं वो भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जहाँ तक एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने का सवाल है, कम अज़ कम 25 अरकान असेंबली का ग्रुप जो है बीआरएस से निकलकर कांग्रेस में शामिल होता है तो फिर उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ से मुतासिर होने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। लेकिन आपने एक बात कही हमारे निजी गुफ्तगू में कि सुप्रीम कोर्ट से रुझाने आने वाली है बीआरएस। देखिए, और एक बात ये है कि असेंबली की शिकस्त से अभी बाहर ही निकल नहीं पाई थी बीआरएस। लोकसभा इलेक्शन में सफाया हो गया। उसके बाद
जो बीआरएस में अरकान असम्बली है या फिर पार्टी के दूसरे अहम कायदीन हैं, उन्हें अपना मुस्तकबिल की फिक्र लगी है। जी जी। वो अब हुक्मरान जमात में शामिल होकर अपना मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में हैं। तो ये तो नई बात नहीं है तेलंगाना के लिए, इससे पहले ये हुआ है, अभी भी हो रहा है कि बीआरएस के अभी तक 5 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपने 25 की बात की है, 25 अरकान अगर शामिल होते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते हैं। मुझे ये इतलात है कि बीआरएस के तकरीबन 15 से 20 एमएलए कांग्रेस से टच में हैं। इन्हें बल्क तादाद में शामिल करने के लिए जब अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली गए हैं, जी हाँ, वो आपने बताया कि मरकज़ी वज़ीर से मुलाकात करेंगे रियासत के, क्योंकि बजट सेशन शुरू होने वाला जी है। हाँ, रियासत को जो चाहिए वो मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करनी है। मरकज़ी वज़ीर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगियाँ करेंगे, साथ ही साथ पार्टी हैकमान से मुलाकात करते हुए काबीना की तोसी की बात करेंगे, नॉमिनेट पोस्टों की बात करेंगे, और साथ ही साथ पीसीसी प्रेसिडेंट, जी हाँ, नए पीसीसी प्रेसिडेंट को नामजद करना है, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और आज बीआरएस जो कांग्रेस पर रोना रो रही है कि कांग्रेस बीआरएस के अरकान असम्बली को शामिल कर रही है कांग्रेस में, मैं समझता हूँ कि ये कहना उन्हें जेब नहीं देता। अगर वो उस वक्त कांग्रेस के अरकान असम्बली को बीआरएस में शामिल नहीं करते, आज ये इल्ज़ाम लगाते, तो वो दुरुस्त था। लेकिन शुरुआत उन्होंने की है। कहा यह जा रहा है कि राजशेखर रेड्डी ने शुरुआत की, इस वास्ते हमने इसका बदला लिया है। तो बदला तो चलते रहेगा, उनका काम एक दूसरे से चलता रहेगा। अब देखना ये है कि आपने कहा कि बीआरएस सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस को डर लगा हुआ है। अगर 25 से ज़्यादा अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बीआरएस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त बीआरएस सियासी बुरहान से दो चार है, जी जी, अपने आप को कैसा बचाएं उस पर गौर कर रही है। एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि अगर स्पीकर को पार्टी की जानिब से एंटी डिफेक्शन लॉ की नोटिस दी जाती है, पिटिशन दी जाती है, इसके ऊपर 3 महीने के अंदर स्पीकर को कोई ना कोई फैसला करना है। तो एक कांग्रेस बीआरएस के रुकन असम्बली के कांग्रेस में शामिल होकर तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं। जी जी, तो पार्टी क़यादत कानून माहिरीन से बीआरएस की क़यादत बातचीत कर रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो जो रूलिंग थी, जो फैसला था, उसकी याद दिलाई कर सकती है। कहा यह जा रहा है कि 30 और 33 कुछ एक्ट है, उसके तहत कोशिश करने की बात की जा रही है। अब देखना है कि शाम तक क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर को मरकज़ कांग्रेस हाईकमान से इजाज़त ले भी गए हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस के बीआरएस के एमएलए कांग्रेस से राब्ते में। अच्छा नहीं, मुझे सब आप जैसा कि आपने कहा है कि बीआरएस सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के बारे में गौर व फिक्र कर रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आपने देखा कि किस तरह मोदी हुकूमत ने मध्य प्रदेश की हुकूमत को जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी उसे गिराया, उसे दबाव से दो चार किया, फिर अपनी हुकूमत बना ली। गोवा में कांग्रेस की हुकूमत बन रही थी, वहाँ पर कांग्रेस के अरकान असम्बली को खरीदा गया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई। फिर कर्नाटक के हालात आपको मालूम है कि किस तरह कांग्रेस की जीत से पहले कांग्रेस को तोड़ा गया, इतिहाद को तोड़कर उनकी हुकूमत गिराई गई। तो फिर अदालतों ने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालत क्या कर सकती है, ये कोई नहीं कर सकता। तो नहीं, एक मिसाल तो बन जाएगी कि एक बात से भाई आपने ये कुछ नहीं कहा इस मामले में, कर्नाटक के मामले में, गोवा के मामले में, मध्य प्रदेश के मामले में और कई ऐसी रियासतों के मामले में जहाँ पर हुकूमतें गिराई गई हैं और अरकान असम्बली की खरीद फरोख्त हुई है, तो क्यों नहीं किया? वहाँ नहीं किया तो फिर यहाँ क्यों करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट रुजू होने से पहले शायद स्पीकर की जानिब से जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं अरकान असम्बली, उन्हें सिर्फ नोटिस जारी कर दी जाए। जी जी। और ये सुप्रीम कोर्ट में जब अगर केस जाता है तो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमने उन्हें नोटिस दी है। जी। अब नोटिस पे कार्रवाई, वक्त पे वक्त, तारीख पर तारीख चलते रहती है। लेकिन जब अपोजिशन ये कोशिश कर रही है तो मैं समझता हूँ हुक्मरान जमात भी कानूनी मुशावरत कर रही होगी कि वो अगर मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है तो उससे कैसा निपटा जाए। ये भी अपनी तरफ से एक मंदमली तैयार कर रहे हो। तो बदल और एक सवाल पैदा होता है, जैसे कि आपने कहा है कि संजय कुमार जो वहाँ बीआरएस के जो एमएलए हैं जगतियाल के, वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद आप देखेंगे कि जीवन रेड्डी जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, वो एहतजाज कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी उनके बयानात आ रहे हैं और वो भी नाराज़ हैं, और जहाँ तक बीआरएस कायदीन है वो भी नाराज़ हैं। और इधर आप बीजेपी में देखेंगे तो ईटाला राजेंद्र से आप देखेंगे कि ईटाला राजेंद्र के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है, राजा सिंह को मैदान में उतारा जा रहा है उनके खिलाफ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले दिनों में जो सियासी उलटफेर है वो होगी?
हाँ बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा। रियासत की सियासत में ये उबाल चल रहा है जी जी कि इधर जीवन रेड्डी नाराज है। जीवन रेड्डी कांग्रेस के सीनियर कायदों में शुमार होते जी। हैं और कांग्रेस के लायल भी रहे। जब कांग्रेस पार्टी बहरान में थी, बीआरएस हुकूमत में थी, तब कांग्रेस के अरकान असम्बली को खरीदा जा रहा था या फिर पार्टी में शामिल किया जा रहा था, लेकिन जीवन रेड्डी पार्टी में रहे। बहुत बड़ी बात है। पार्टी में रहे और जी। पार्टी का साथ दिया। उन्होंने कौंसल में पार्टी की नुमाइंदगी की। शायद उन्हें भी कई ऑफर आए होंगे बीआरएस जी हाँ, जी से, हाँ। लेकिन वो कांग्रेस से हटे नहीं, कांग्रेस से डटे रहे, कांग्रेस में शामिल रहे। उनका इल्ज़ाम यही है कि जब उन बीआरएस के अरकान डॉक्टर संजय को शामिल किया जा रहा था तो इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने इसकी हाईकमान से भी शिकायत की है और ये कहा जा रहा है कि शायद वो पार्टी, उन्होंने नाराज़गी किस तरह अपने हामियों से बातचीत की और पार्टी छोड़ने के बारे में भी गौर कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हाईकमान उन्हें छोड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर कायद है। अब सुबह से ही कांग्रेस के कायदीन का तांता उनके घर पे बना हुआ है। अच्छा। उन्हें समझाने मनाने की कोशिश की जा रही है। जी जी मुझे नहीं लगता कि वो शायद पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन अफवाहें भी कुछ ऐसा आ रही है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। जी जी और दूसरी तरफ आप देखा कि कांग्रेस के अरकान जो जीवन रेड्डी के हामी हैं, वो डॉक्टर संजय के कांग्रेस में शामिल होने पर वो एहतजाज कर रहे हैं। और बीआरएस के कारकुन भी नाराज़ हैं कि उन्होंने पार्टी ने इन्हें सब कुछ दिया, दूसरी मरतबा एमएलए बनाया, फिर भी वो पार्टी छोड़ के चले गए। जी जी इस पर भी नाराज़गी चल रही है, यानी आयराम गैराम के खिलाफ साथ चल रहे हैं। जी जी और एक आपने बीजेपी की बात की, हाँ, ईटला राजेंद्र की तो बात की। एक वर्ड आपने बहुत अच्छा कहा है कि ईटला राजेंद्र के खिलाफ राजा सिंह को उतारा गया है। जी बहुत बड़ी साजिश। जी देखिए, ईटला राजेंद्र यकीनन बीजेपी में जूनियर है, लेकिन सीनियर सांसद, पॉलिटिक्स में सीनियर सांसद हैं और हाईकमान की भी उन्हें हिमायत हासिल है। तो ऐसा लग रहा है चंद लोगों को कि अगर बाहर से आने वाला ईटला राजेंद्र पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाता है तो मुस्तकबिल में अगर बीजेपी के लिए हालात साजगार होते हैं तो फिर वो रेवंत रेड्डी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में सिर्फ 5 साल की उम्र है। जी हाँ जी कांग्रेस में उनकी उम्र 5 साल है, जी हाँ जी लेकिन वो आधे ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर बन गए। अब तेलंगाना में भी काम, अब बीजेपी का लोकसभा इंतखाबात में बुरा हाल हुआ है, बीआरएस का। बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट थे पहले, अब 8 हो गए हैं। तो बीजेपी को ये लगने लगा है कि आइंदा तेलंगाना में बीआरएस ख़त्म हो जाएगी और कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला रहेगा। और ऐसी सूरत में अगर हालात बन के आते हैं तो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में उन्हें ही शामिल किया जाएगा जो पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो शायद उन्हें डर है कि ये नए हैं और इन्हें पार्टी का सीएम बना सकता है, इसलिए राजा सिंह को बीच में उतारा गया। एक बात ये कही जाती है बीजेपी के बारे में, खासतौर पर आप देखेंगे कि राजा सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो डी अरविंद की तारीफ कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डी अरविंद के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह वो बकवास करते हैं, क्या रंगेजी करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनके, वो भी यही कहते हैं कि डी अरविंद है, बंटी संजय है, राजा सिंह है, तो इनकी ज़बान एक होती है। यानी जो लबो लहजा होता है, जो इश्तियाल अंगेजी करते हैं, नफरत पर मबनी सियासत करते हैं, ये एक कैटेगरी में आते हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि जहाँ तक ईटला राजेंद्र का सवाल है, उनका इमेज बिल्कुल साफ है, यानी एक मॉडरेट किस्म के, यानी इत्तेदाल पसंद लीडर तस्वुर किए जाते हैं। बिल्कुल आपने सच कहा। जी। देखिए, जितने भी बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं उनसे राजा सिंह की कभी बनी नहीं। अच्छा। क्योंकि अब तक जितने प्रेसिडेंट बने हैं वो साफ रहे हैं, सिवाय एक बंटी संजय के। जी हाँ, तमाम बीजेपी के प्रेसिडेंट साफ रहे हैं, हाँ, सॉफ्ट अंदाज में बात, यानी साउथ का जज्बा है उनके पास। जी हाँ, बस जज्बा है। लेकिन राजा सिंह एक ऐसे थे जो तनाज़ा पैदा करते थे हर इशू पे। इसके बाद बंटी संजय आ गए, इसके बाद डी अरविंद भी आ गए। बंटी संजय को तेलंगाना बीजेपी का सदर बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटा के इलेक्शन से पहले उन्हें किशन रेड्डी को सदर बनाया गया। किशन रेड्डी के सदारत में असेंबली लड़ा गया, 8 जीते, लोकसभा लड़ा गया, 8 नशीसें जीत के आए। इसके बाद अब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं उनके सदारत पे, तब्दील करना है। तो अब बीजेपी की क़यादत और तेलंगाना के चंद लोग ईटला राजेंद्र को सदर बनाना चाहते हैं। जी जी। लेकिन जो हार्डकोर पार्टी के कायदीन हैं जी जी, वो नहीं चाहते कि ईटला राजेंद्र सदर बने, यानी फिरका परस्ती में यकीन रखने वाले। यकीन रखने वाले। जी जी। तो फिर अब वो चाहते हैं कि उन्हें मालूम है कि पहले इन्हें राजा सिंह को पार्टी का फ्लोर लीडर ही नहीं बनाया गया। जी हाँ, बहुत परेशान है वो उससे परेशान है। अब अगर तेलंगाना का अगर कोई प्रेसिडेंट
अरविंद के बजाय अगर ईटा राजेंद्र बन जाते हैं तो इनकी पार्टी में कुछ भी नहीं चलेगी। जी जी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक ग्रुप बना के इस तरह की वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, मुखालिफत की जा रही है। अब देखना है पार्टी हाईकमान क्या फैसला करती है। लेकिन एक बात देखेंगे, किशन रेड्डी का भी इमेज अच्छा है आवाम में, और खासतौर पर ईटाला राजेंद्र का भी अच्छा है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, और हैदराबाद में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान कत्ल व गारतगिरी के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों के जो कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो बहुत ही भयानक है और बहुत ही एक यानी मुतासिर का अमन व अमान को मुतासिर करने वाले ये वाक़यात हैं। और ऐसे में क्या पुलिस की गफलत इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर माशरे में जो अखलाकियात है वो उसकी कदर गिर गई है, या अखलाकी इक़दार गिर गए हैं, तो उसका सवाल पैदा होता है। और आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान जो कत्ल की वारदात पेश आई है उस पर आवाम तो तशवीश का इज़हार कर रही है, लेकिन जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक तमाम दुकानात बंद कर दी जाएँ पुराने शहर की, और जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए 11 बजे के बाद, तो आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बहादुरपुर के इलाके का होगा, और उसमें पुलिस वाले धमकियां दे रहे हैं कि आप दुकानात बंद कर दीजिए और इधर दिखना नहीं, आप इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और दिखेंगे तो मार खाएंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ तक फ्रेंडली पुलिसिंग का सवाल है, तो इसमें ये मार खाने की बात, डराने की बात, धमकाने की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ तक इन वाक़यात का सवाल है, और जिस तरह पुलिस 11 बजे से पहले दुकानात बंद करने की बात कर रही है और पाबंद भी कर रही है, तो कोई खुश है तो कोई नाराज़ है, वजह क्या है? देखिए, एक बात तो ये है कि गुज़िश्ता 8-10 दिन के दौरान जो शहर में हालात पेश आए हैं, कत्ल के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने इसका सख्त नोट लिया है और लॉ एंड ऑर्डर के ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की पुलिस को सख्त हिदायत दी है। बाज़ जगह पे पुलिस वालों ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया तो वहाँ पर पुलिस वालों को भी मुअत्तल कर दिया। जी हाँ। तो शायद पुलिस को डराया धमकाया गया है, ऊपर से उन्हें हुक्म मिला है, इसके बाद पुलिस लोगों में एक डरो खौफ पैदा करने के लिए दुकानें जल्दी बंद करने की बातचीत कर रही है, और उसमें शायद वो ऐलानात भी कर रही होगी कि जल्दी बंद कर दो वरना मारपीट की जाए। आपको बता दूं, मैं जब तक लोगों में डराया नहीं गया लोग दुकानें बंद नहीं करेंगे। जी जी। लेकिन लोगों को बंद जो तरीका है वो तरीका इस तरह का नहीं है। जी जी, बल्कि एक लोगों तरीके से बात करने की ज़रूरत है। सबको एक ही लाइन में ठहरा करके गिनने की ज़रूरत है। सही सही। बल्कि आप महल्लेवारी सतह पर बुजुर्ग लोगों का बुलाइए या फिर अहम शख्सियतों को बुला के हालात बताइए, उन्हें बताइए कि हालात ख़राब हो रहे हैं इसलिए हम ये बंद करा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज जाएगा। जी जी। फ्रेंडली जो पुलिस का नाम है उस पर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, और एक भी बात है साहब कि जब तक लोगों को डराया धमका नहीं जाएगा लोग सुनते भी नहीं। जी जी जी। पहले आपने देखा कि शादी खाने भी बंद कर दिए जाते थे 12 बजे से कबल, उसके बाद फिर दोबारा उसका मतलब वो जो हुक्म था वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह के आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है? देखिए, वो भी एक मैं समझता हूँ कि शादी करने वालों को भी एक इतराज़ था उस पर। हाँ। और शादी खाने वालों को भी इतराज़ था क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो रहा था, और लोगों को आपको मालूम है हैदराबाद का कल्चर कैसा है, शादियाँ रात में 9-10 बजे शुरू होती है अक्सर। जी। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो नौशास है या दूल्हे जो होते हैं वो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी आ रहे हैं। आप देखिए, एक तो ये बताया जा रहा है कि मस्जिद में अक्स किया जा रहा है, असर में हो जा रहा है। जी जी। लेकिन दूल्हा पहुँच रहा था शादी खाने 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे के बाद पहुँच रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम में भी, अपने सिस्टम में भी तब्दीलियाँ हैं। यानी जो दूल्हे की जो शादी की तारीख है वो बदल रही है। या बिल्कुल। जी जी। देखिए, इस्लामी तारीख से, और हम आप देखते हैं कि अक्सर घरों में शादी जब होती है तो कैलेंडर लाओ, इस्लामी कैलेंडर लाओ। हाँ। ये क्या दिन है, वो क्या दिन है, सब देख के टाइम क्या है अपना वो मुकर्रर करते हैं। उसके बाद इस तरह से वाक़यात पेश आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सख्तियाँ ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस का रवैया है वो भी, उसमें भी तब्दीलियाँ आना चाहिए। बिल्कुल, और तभी कहीं जाकर आवाम भी पुलिस के इक़दाम की तायद करेगी, वरना नहीं करती आवाम। सही। और आवाम को समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि लाठी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मीठी ज़बान की ज़रूरत है, अखलाक और किरदार की ज़रूरत है। और उनके साथ अगर आप पेश आएंगे बहुत ही मोहब्बत से तो आवाम खुद अमन की पाबंद हो जाएगी। और आपको बता दूँ कि आप सऊदी अरब चले जाइए, मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क जाइए, मुत्तहदा अरब इमारात, जहाँ पर क्रिमिनल जो रेट है, क्राइम रेट सॉरी, वो सिफर है। क्यों है? हालांकि वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि पुलिस जो है वो अगर एक मर्तबा कहती है तो अवाम कानून की पाबंदी करते हैं। जी। आप देखिएगा कि हमने यहाँ पर कानून है कि हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना। जी जी। आप देखते होंगे कि बहुत कम लोग इस पर
तकरीबन लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हेलमेट के बगैर आए थे। इनके खिलाफ जुर्माना आयद करे, उन्हें कई मरतबा बुला के काउंसलिंग दी गई, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, तो फिर पुलिस सख्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बताइए। कानून पर अमल करना भी शहरियों की जिम्मेदारी है। नहीं, आप पुलिस को मौका भी नहीं देना चाहिए। जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मिडिल ईस्ट के जो पुलिस वालों का सवाल है, बहुत ही मीठी जबान, बिल्कुल सही कहा, मीठा लहजे में मिठास होती जी, है बिल्कुल उनके, बिल्कुल सही। और कभी किसी पर सख्ती नहीं करते, और जो उनका बातचीत का अंदाज होता है वो मोहब्बत भरा होता है। वो कब मुमकिन है? जी, जब लोग कानून का पासदारी करेंगे, नहीं, कानून का एहतराम करेंगे, तो समझाया जाता है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, समझाया जाता है। ये लाठी नहीं चलाई जाती हमेशा। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़बान का असर होता है वो लाठी से कहीं ज़्यादा गैर मामूली होता है। और वैसे भी नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं एक और खबर की जानिब, और इस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि लोकसभा से है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हलफ ले लिया बहैसियत रुकन पार्लियामेंट। इसी तरह आपको बता दूं कि दूसरे अरकान पार्लियामेंट ने भी हलफ लिया है, और 26 जून को स्पीकर का इंतखाब होने वाला है। इसके अलावा जहाँ तक राज्यसभा के कायद का सवाल है, JP नड्डा जो बीजेपी के सदर हैं, उन्हें राज्यसभा में कायद मुकर्रर कर लिया गया है, जबकि खरगे जो हैं वो कायद अपोजिशन है राज्यसभा में। लेकिन जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, अब देखना ये है कि स्पीकर कौन होगा। क्या बीजेपी स्पीकर का ओहदा जनता दल यू और तेलुगु देशम में से किसी एक पार्टी को देगी, या फिर पुरंदेश्वरी को उस ओहदे पर फायज किया जाएगा, या फिर ओडिशा से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रोटेम स्पीकर है, जिन्होंने आज हलफ दिलाया अरकान पार्लियामेंट को, भर्तृहारी महताब, क्या उन्हें स्पीकर बनाया जाएगा? ये एक अहम सवाल है। मेरा तक जानता ख्याल है प्रोटेम स्पीकर जिसको बनाते हैं बहुत कम मैंने देखा कि उनको फिर दोबारा स्पीकर बनाते हैं, क्योंकि वो खुद स्पीकर का ऐलान करते हैं और उन्हें सीट पे बिठाते हैं। वो अपना नाम कैसा स्पीकर के लिए पेश करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। नहीं, हुकूमत अगर क्या है, हो सकता है इनको मैदान में उतार सकती है। नहीं, बिल्कुल आपने सच कहा है, गुंजाइश होंगी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर सकती, लेकिन रिवायत ये होती है कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो स्पीकर का इंतखाब होने के बाद ऐलान करता है कि आज इन्हें स्पीकर मुंतखब किया गया है, उन्हें सीट पे बिठा के वो वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन शायद आपने जो कहा है वो हो भी सकता है। ऐवान के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो तो पहले तो लोग जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी फहरिस्त तैयार करते हैं, फिर पेश करते हैं, उसके मुताबिक प्रोटेम स्पीकर उन्हें हलफ दिलाते हैं, फिर उसके बाद स्पीकर का इंतखाब होता है। जी, बिल्कुल सच कहा। जी जी, बिल्कुल यही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ये सुना जा रहा है कि अब देखो NDA जो हुकूमत है उसको मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई। जी हाँ, 293 है इंडिया की पूरी जुमला। जी, बीजेपी की 240 है। जी। तो अब बीजेपी को की मजबूरी है कि वो अपनी हाली जमातों को साथ में लेकर। जी हाँ, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू वो स्पीकर का दावा पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश बाबू भी कर रहे हैं। नहीं, मुझे सब एक सवाल ये पैदा होता है, बिहार में देखिए आप नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, नीट में जो बदगुमानियाँ हुई है, फिर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, सारे हिंदुस्तान में ये एहतजाज जारी है। ना तेलुगु देशम ने उस पर कोई बात की है, ना जनता दल यू ने उस पर कोई बात की है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो पहला इजलास है 18वीं लोकसभा का, वो बड़ा तूफानी होगा, ख़ास तौर पर नीट का जो मामला है और उसके अलावा पेपर लीक जो हुआ है उसका जो मामला है बहुत ख़तरनाक हालात इख्तियार कर सकता है और हुकूमत को शर्मिंदा होना पड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल सच कहा आपने। हमने देखा है नायडू को और नीतीश कुमार को कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो हर चीज़ पे अपने रद्दमल का इजहार करते हैं। अब लोग आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं कि दोनों खामोश है, तमाम अपोजिशन जमातें भी ये सवाल कर रही हैं। जिन दो बैठकों पर बीजेपी का निसार है वो खामोश है। ये इत्तेहाद की मजबूरियाँ हैं। जी जी, ये इत्तेहाद की मजबूरियाँ, इस वक्त से दोनों खामोश है। जी जी। लेकिन आपने देखा कि क्या चंद्रबाबू नायडू को ये पोस्ट मिलेगा स्पीकर का या फिर नीतीश बाबू को मिलेगा? लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक बात साफ कर दी है, मुझे स्पीकर से ज़्यादा अपने रियासत के मफादात अजीज़ है। इसका मतलब वो दस्तबरदार हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से शायद दिया, पुरंदेश्वरी का आपने नाम लिया है। आंध्र प्रदेश से शायद पुरंदेश्वरी जो बीजेपी की प्रेसिडेंट है, वहाँ आंध्र प्रदेश की प्रेसिडेंट है, वो रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो चुकी हैं। साबिक़ मरकज़ी कांग्रेस में थी, पहले वो मरकज़ी वज़ीर रह चुकी हैं, तो पार्लियामेंट उम्र का उन्हें तजुर्बा भी है। और बीजेपी चाहती है कि वो चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते में साली भी होती हैं। जी जी, अपने उन चंद्रबाबू नायडू की निस्बती बहन भी होती हैं। तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू भी खुश हो जाए और वो जो ओहदा स्पीकर का बीजेपी के पास भी रहें, शायद उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि प्रोटेम जो स्पीकर है उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है। पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, जो कि जिन खबरों पर हमने तबसरा किया है, लेकिन अगर हम
रोते हुए फ़लस्तीनी शहीद होते हुए, फ़लस्तीनी ज़ख्मी होते हुए फ़लस्तीनियों का जिक्र नहीं करूँगा तो मैं समझता हूँ कि नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत नाइंसाफ़ी होगी। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ रवाना है और फ़लस्तीनी के बारे में आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आई है अल जज़ीरा में, जिसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर से अब तक 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे लापता हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल की दरिंदगी का एक तरफ सिलसिला जारी है। और आपको ये भी बता दूँ कि 1 लाख टन से ज़ायद बारूद की बारिश इसराइल ने फ़लस्तीन पर की है, गज़ा पर की है। और आपको ये भी बताना है, ये मैं ऐसे ही नहीं करूँ बल्कि सेव द चिल्ड्रन एक तंजीम है उसने ये बात कही है और कहा है कि फ़ौरन जंगबंदी कर दी जाए ताकि जो लापता फ़लस्तीनी बच्चे हैं उनकी तलाश की जाए। नाज़रीन, आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर से अब तक 37,626 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। इसके अलावा 86,098 ज़ख्मी हुए हैं, इनमें भी बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। तो कितनी दरिंदगी है। देखिए, रमज़ान में भी जब रोज़ा थे वो लोग, जी जी, उन पर भी बमबारी की गई। जी हाँ जी हाँ, मासूम बच्चों को मारा। अभी हमने देखा है कि स्कूल तो पूरे मुनहदिम हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, ज़मीन दोज़ हो गए हैं। ज़मीन दोज़ हो गए हैं। बच्चों को पर ना तो तालीम मिल रही है, ना जी। उन्हें खाना मिल रहा है, ना उन्हें ग़िज़ा मिल रही है। बड़े लोग जो है हर चीज़ पे पाबंदियाँ आयद कर दी जी जी गई। वो मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर इस पर बड़े पैमाने पर एहतजाज होना चाहिए और जो बड़े बड़े मुल्क है उन्हें मदाखलत करनी चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने मफादात है और सब तकरीबन अगर खामोश भी हैं तब भी इसराइल की तायद करें, कोई फ़लस्तीन की तायद ना देने आ रहा। और दूसरी बात नहीं मिर्ज़ा साहब, अगर हकीकी बात यह है और हक़ की बात यह है कि इसराइल जिस तरह दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस कत्ल के लिए जितना कत्लेआम के लिए इसराइल ज़िम्मेदार है, उसी तरह आलमी बिरादरी भी ज़िम्मेदार है। बिल्कुल ज़िम्मेदार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ज़िम्मेदार। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।